अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिमुलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। इसको सिमुलेशन के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सिमुलेट करवा के ऑब्ज़र्व करेंगे, इसकी जो है वो क्लियर इसका कंसेप्ट लेंगे ताकि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो इस वीडियो के अंदर आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं या जो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे सिमुलेट करवा के ऑब्ज़र्व करवाऊँगा वो चीज़ें पहले आप जहन में रख लें। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, जो कि यहाँ पे आप डेफिनेशन के तौर पे भी पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन होती है और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑनली होती है। ये सिर्फ इसके अंदर जो है वो ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ है सेकंड चीज़, आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल देख रहे हैं इसकी कि ये यहाँ से इसको अगर थ्रो करते हैं तो ये ट्रेजेक्ट्री होती है। इसके बाद इसने ये एग्जांपल दी हुई है। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे यहाँ पे। आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ पे सिमुलेट करवा के आपको ऑब्ज़र्व करवाएंगे। इसके अलावा जो ये ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है यहाँ पे, ये एज इट इज़ ये ट्रेजेक्ट्री हम देखेंगे वहाँ पे कि ये कैसे बनती है। ठीक है, इसके अलावा रेंज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, रेंज क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो आप इसकी मैथमेटिकली जो ड्राइव करते हैं रेंज के बारे में हम सिमुलेट करवा के ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा कि ये क्या होता है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास टू प्रोजेक्शन एंगल फॉर द सेम रेंज। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये एक वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर 15 डिग्री और 75 डिग्री पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाया जाए तो उनकी जो रेंज वाला पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, एक ही पॉइंट पे वो आके मिलते हैं। यानी कि 15 एंगल पे और 75 एंगल पे रेंज सेम होती है। सेम इसी तरह इसने दिखाया हुआ है यहाँ पे आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर 30 डिग्री पे अगर और 60 डिग्री के ऊपर अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करवाते हैं तो हमारे पास सेम पॉइंट मिलता है। लास्ट जो चीज़ इसने बताई हुई है कि अगर 45 के एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है यहाँ पे, जो कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम सिमुलेट करवा के ऑब्ज़र्व करने लगे हैं। एनिमेशन के थ्रू हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो, जो कि आपको यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए या एज्यूम करते हुए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हम जाते हैं जी, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम जाते हैं सिमुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं कि जो हम इंट्रो पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जी, टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये जो सेटअप है सारा, ये इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो सीधी जो ये रोड नमा चीज़ आपको नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसके अंदर कोई तीसरा थर्ड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, दो एक्सिस हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये हमारे पास कौन सी मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन। अब ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको थ्रो करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, इस ऑपरेटर्स के ज़रिए, इस डिवाइस के ज़रिए एक बॉल को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पे जो इस बॉल ने जो रास्ता फॉलो किया ना, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं जी, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और ये जो इसने हॉरिजॉन्टल इसने फासला कवर किया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेंज कहेंगे। यहाँ पे अगर एक्यूरेट में आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 21.3 मीटर इसने फासला कवर किया है। क्लियर है। अब लेट्स सपोज अगर हमें एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं थी तो हमारे पास 21.3 मीटर मिला। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व कर देता हूँ, अगर यहाँ पे एयर भी मौजूद हो तो हम इसको थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो देखेंगे कि अब पहले से थोड़ा सा पीछे जाके गिरा। पहले रेंज इसकी ज़्यादा थी विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस के साथ इसकी रेंज में क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गई एयर की, अपोजिशन आ गई इसके अंदर, तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर और एक्सेलरेशन के वेक्टर के साथ इसको मैं थ्रो करता हूँ, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेक करें, ऑब्ज़र्व करें। यहाँ पे ये देखें, ये जो कंपोनेंट है ये इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट जो भी बॉल हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखें, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें, ये
ये साथ इसका एक्सेलरेशन शो हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रो था आपके लिए कि ये हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ऐसे हम थ्रो करते हैं इस डिवाइस को हम, ये डिवाइस है जिसकी मदद से ये जो बॉल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं जी, और ये सारे सेटअप को प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ी सी एडवांस की तरफ। वेक्टर फॉर्म के अंदर जो आपकी बुक के ऊपर एक जो सेटअप मैंने आपको दिखाया था, अब ये डिवाइस है हमारे पास, डिफरेंट एंगल के ऊपर हम इसको इससे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 25 डिग्री है, 30 डिग्री, 35 डिग्री और मैक्सिमम हमारे पास 90 डिग्री तक ये जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 35 का एंगल मैं ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ वेक्टर के साथ, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स का वेक्टर। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को मैं इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे देखें जो आपकी बुक पे ऊपर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वेक्टर बने हुए थे ना, सेम ये वो सेटअप है। बाकी उसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको वो वेलोसिटी का वेक्टर दिखा रहा है, एक्सेलरेशन की वेक्टर। ये जो बॉल है ना, ये जब ये प्रोजेक्ट हो रही है स्काउट पाथ के ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वो सारे कंपोनेंट हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो मेन काम है अपनी लैब के अंदर आते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करेंगे सारे एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे चेक करके। तो सबसे पहले मैं अपना एंगल सेट कर लेता हूँ 25 डिग्री। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रेविटी है वो 9.8 ही हम यहाँ पे रहने देते। मैस जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम जिसको थ्रो करने लगे हैं, उस बॉल का जो मैस है वो हमारे पास कितना जी, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको सेट कर लेते हैं जी। जो है वो मैस इसका जी 5.3 kg या 5 kg, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद स्पीड जो है वो 18 मीटर पर सेकंड है, डायमीटर 0.1 मीटर है, नहीं सॉरी, डायमीटर जो है वो हम इसका जो कर लेते हैं जी 0.20 मीटर। ठीक है, अब हम सारे जो प्रैक्टिकल है वो उसको परफॉर्म करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने थ्रो किया इस बॉल को 25 डिग्री के ऊपर, तो हमें जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला, 25.4 मीटर। ठीक है, अब मैंने एंगल चेंज किया जी, मैं ले गया 30 के एंगल पे। अब मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, अब मुझे जो मिला वो मिला 28.6 मीटर। अगेन मैं इसका जो एंगल है वो चेंज करके कहाँ पे ले आता हूँ 45 डिग्री के ऊपर, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिलने लगा है अकॉर्डिंग टू द बुक। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व करते हैं क्या हमें मैक्सिमम मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल हमें मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो थ्रो हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखें आप, एक एंगल पे हमें यहाँ पे मिली बॉल, एक एंगल पे यहाँ पे मिली, एक एंगल पे सबसे आगे। इसका मतलब है जो 45 पे हमने अभी तक जो प्रोजेक्ट किया, इसके बाद हम मज़ीद चेक करेंगे तो हमें मैक्सिमम रेंज मिली। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको चेंज करते हैं, मैं ले जाता हूँ 60 के एंगल के ऊपर। अब हम देखते हैं, अब हमने देखा कि हमें दो मेन पॉइंट मिल गए। यहाँ पे देखें 30 के एंगल पे जब हमने थ्रो किया था और 60 के एंगल पे हमने जब थ्रो किया तो देखा कि दोनों की रेंज सेम पॉइंट पे जाके मिली है। यहाँ पे जो आपकी किताब के एंड पे जो हमने चीज़ देखी थी बुक की एंड पे कि कौन से दो एंगल हैं, उन दो एंगल पे हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें सेम एंगल मिलता है। तो वहाँ पे यहाँ पे हमने उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लिया कि अगर हम 30 के एंगल पे प्रोजेक्ट को थ्रो करते हैं और 60 के एंगल पे थ्रो करते हैं तो दोनों की रेंज सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम मज़ीद इसको ऑब्ज़र्व करते हैं जी 84 के एंगल पे, लेट्स सपोज। तो 84 के एंगल पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत ही कम रेंज मिली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करनी थी वो ये थी कि हमें जो मैक्सिमम रेंज मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, 45 के एंगल के ऊपर। जो कि मैथमेटिकली आप उसको प्रूव करके लिख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं समझाता। जो कि इस वीडियो के अंदर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे 45 के एंगल पे हमें क्या वाकई 45 के एंगल पे हमें मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मिलती है या वैसे ही हम बुक वाले में बता देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर इसके पीछे प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल वर्क होता है, उसके बाद जाके उसको पब्लिश किए जाते हैं। एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, जो चीज़ हमने
देखनी थी सैंपल के 45 पे मिलता है, और कौन से 2 एंगल हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम रेंज मिलती है, 2 चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं जी, अच्छा जी यहाँ तक तो हमारी जो चीज़ थी, कंसेप्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी ग्रेविटी इस पे कैसे इफ़ेक्ट करती है जी। मेन फैक्टर जो है हमारा ग्रेविटी का। अभी सिंपली जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके अंदर तो हमने इस चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया है, सारा काम उसी के अंदर हो रहा था। अब हम क्या करते हैं जी, ग्रेविटी की वैल्यू को अगर हम बढ़ा देते हैं, मैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेता हूँ, और एंगल में सबसे जो है 45 जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मिलती है, तो वहाँ पे अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो देखते हैं, ओह, यानी कि आप देखें कि जब ग्रेविटी नॉर्मल थी, अर्थ की ग्रेविटी जो थी, तब हमारे पास प्रोजेक्टाइल कुछ इस रेंज में आ रहा था। अब हमने ग्रेविटी को बढ़ा दिया तो हमने देखा कि वो जल्दी जो है ये इसकी रेंज जो है वो बहुत कम हो गई, रेंज में बड़ा असर पड़ा ग्रेविटी का, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेविटी को अगर हम कम कर देंगे तो ये इससे इसी एंगल पे अगर हम इसको थ्रो करें तो ये गायब हो जाएगा मेरे ख्याल में। देखें अब ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी बिल्कुल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने रखी हुई है। तो अब देखें अब तो 25 पे भी काफ़ी दूर जाएगा, तो 25 एंगल पे भी पहले जो नॉर्मल ग्रेविटी के अंदर हमारे पास इस रेंज में 45 पे आ रहा था, तो ये जो 25 का एंगल जो है ये उससे भी अवे जा रहा है। तो इसका मतलब है ग्रेविटी पे भी ये अफेक्ट करता है। 13 तो अप्रॉक्सीमेटली इसके एक रखते हैं हम, और एंगल प्रोजेक्टाइल एंगल जो है वो हम 45 रखते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमने ग्रेविटी को बढ़ाया तो देखें क्या हुआ, हमारे पास ग्रेविटी के बढ़ने से रेंज कम हो गई, और ग्रेविटी के कम होने से रेंज बढ़ जाती है। ये कंसेप्ट है इसके अंदर। लास्ट जो चीज़ है जो हम ऑब्ज़र्व करने वाले हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो क्या होगा। मैं ग्रेविटी को नॉर्मल कर लेता हूँ 9.81, और अभी हम नॉर्मली एक 45 के एंगल पे ही हम ऑब्ज़र्व करके देखते हैं। 45 के एंगल पे जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पॉइंट है, ठीक है। अभी मैं एयर रेजिस्टेंस को ऑन करता हूँ कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा। अभी मैंने एयर रेजिस्टेंस ऑन करके थ्रो किया तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, देखिए कितना एंगल सेम, सारी चीज़ें सेम, कोई चीज़ भी यहाँ पे चेंज मैंने नहीं की। सिर्फ क्या किया, एयर की रेजिस्टेंस हमने ऑन कर दी कि एयर रेजिस्टेंस, एयर की मौजूदगी के अंदर अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो उसकी रेंज कितनी कम हो जाएगी। अगर एयर के बगैर, जहाँ पे एयर ना हो, एक आइडियल प्रोजेक्टाइल के अंदर हम उसको फ्लो करवाएं तो उसकी रेंज के अंदर कितना फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखें एयर को मैंने रिमूव कर दिया, एयर नेगलेक्ट कर दी, एक आइडियल प्रोजेक्टाइल बना दिया, तब हमने इसको थ्रो किया तो ये जा रहा है जी इस पोजीशन के ऊपर। जब हम एयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तब हम इसको जब थ्रो करते हैं तो देखें ये गया इस पोजीशन के अंदर। सिमिलरली हम एंगल को चेंज करके भी देख सकते हैं। 60 के एंगल पे हम मैं अगर ऑब्ज़र्व करूं, अब यहाँ पे अगर एयर इन्वॉल्व होगी 60 के एंगल पे, तो तब इसको मैं थ्रो करता हूँ तो हमें कुछ ये वाली रेंज मिलती है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला। और अगर एयर रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करूँगा तो इससे ज़्यादा रेंज आएगी। यहाँ पे देखें ये 60 के एंगल विदाउट एयर, आइडियल केस के अंदर। जब एयर होगी तो फिर ये केस बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद आप ये चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास टाइमली पहुंच सके और आपको पता चले